माय शो लाइफ एक्सप्रेस विद प्रोफेसर झा। जी हाँ, लाइफ एक्सप्रेस विद प्रोफेसर झा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूरी दुनिया जहां हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, वहीं हिंदुस्तान पूरी दुनिया की तरफ अपने पारंपरिक आदर्श के साथ देख रही है। तो क्या है वो पारंपरिक आदर्श? वो पारंपरिक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसका मतलब है द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। और एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते वी शैल बिगिन आवर टुडे शो बाय नोइंग फर्स्ट द मूड ऑफ आवर ग्लोबल फैमिली एंड देयरआफ्टर वी शैल नो द मूड ऑफ इंडिया। In doing so, my team of knowledge experts, as you can see here, they survey 6 leading newspapers of India and 6 leading newspapers of the world to bring out 3 glad, bad, and sad news of higher magnitude. Australia to protect 52% of its oceans, a huge environmental win. 28 children, women killed in Israeli airstrike on school in Gaza. Victoria Roshchana, Ukrainian reporter, dies in Russian detention. Prisoners in India's jail began to play chess, win medals in FIDE tournament. 4 policemen arrested for sexually assaulting girl in Tamil Nadu. End of an era. Industrialist and philanthropist Ratan Tata no more. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हॉल ऑफ फेम में उपस्थित हैं जिन्हें दुनिया स्पिरिचुअल आइकन के रूप में जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे परम आदरणीय मैडम मंजू कुंद्रा जी का, जो कि हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैम, लाइफ एक्सप्रेस के इस हॉल ऑफ फेम में मैं आपका अपनी लाइफ एक्सप्रेस टीम तथा सभी दर्शक की ओर से सादर आभार व्यक्त करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद। माय प्लेजर, माय प्लेजर। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी आपकी नज़र में है क्या आखिर? क्योंकि कई कई परिभाषाएं स्पिरिचुअलिटी की आती है, आप कैसे स्पिरिचुअलिटी को देखती हैं? जी, परिभाषाएं तो बहुत हैं, मैंने भी बहुत सुना और पढ़ा था, लेकिन जब से मानव धर्म ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हुई तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हुई। और आज जो कुछ भी मैं कहूँगी, मैं उसी आधार पे कहूँगी जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है और कम भी हो सकता है। सुनने वालों में किसी को सहमति भी हो सकती है और असहमति भी हो सकती है। मेरे विचार से स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, और साथ ही ये ऐसी साइंस है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये सिर्फ शब्दों में, आइडियोलॉजी में, कॉन्सेप्ट में नहीं, इसको हमें लाइफ में अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और उसके हिसाब से अगर आचरण नहीं होगा तो समझिए, शब्द अगर कर्म में नहीं ढले तो कहीं ना कहीं अधूरापन है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है मैम आपसे कि कई बार ये देखा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के एक विरोधाभास रहता है, एक पैराडॉक्स। मतलब कई लोग स्पिरिचुअलिटी की बात तो करते हैं लेकिन वो खुद स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। रिलीजन की बात तो करते हैं लेकिन वो खुद रिलीजियस नहीं होते हैं। पीस की बात करते हैं लेकिन वो खुद पीसफुल नहीं है। तो इस तरह का विरोधाभास आखिर क्यों ऐसा पैदा होता है? और अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे, अगर वो यात्रा पे निकलना चाहता है, तो किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए लोगों द्वारा, और कैसे एक सफल स्पिरिचुअल जर्नी को हम उस मुकाम तक हम पहुँचे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सबसे पहली बात ये कि बड़ा अद्भुत देश है हमारा भारत। सच में प्रकृति की अनूठी छटा, और हमारे यहाँ इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल मास्टर्स समय समय पर हुए, इतने अवतार हुए, इतना हमारा रिच स्पिरिचुअल लिटरेचर है, यानी कि जहाँ से भी हम इंस्पिरेशन लेना चाहें वहीं से ले सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर कुछ कमी है
यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन तो बहुत है लेकिन वो गरीबी में जीवन बिता रहा है तो समझिए उसको पता नहीं उसका धन कहाँ छिपा है। आज यही स्थिति हमारी भी है और समाज में उसका परिणाम सामने परिलक्षित हो रहा है। रिलीजन की बात करें, पहले रिलीजन की बात करते हैं। तो रिलीजन को हमने अलग अलग लेबल देके उसको डिवाइड कर दिया और उससे पहले ज़रूरत थी उसको समझने की। रिलीजन इज रियलाइजेशन। बहुत बढ़िया। और वो रियलाइजेशन जब हम अपने अंदर में करें, अंतर्मन में करें, अपने हृदय के गुफा में जाकर करेंगे, अंतःकरण से। बिल्कुल ठीक, यही सही शब्द बताया आपने। तो वहाँ जाकर सारे भेदभाव, सारा ऊंचा नीचा, तुम्हारा धर्म मेरा धर्म, ये सारी कैटेगरीज जो है वो अपने आप दीवारें समाप्त हो जाती हैं और ये भेदभाव खत्म हो जाता है। रियलाइजेशन के लिए हमें अब स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन आपस में किस तरह जुड़े हैं ये बताना होगा। धर्म की पुस्तकें पढ़ेंगे तो कहीं भाषा अलग है, बेशक कंटेंट सेम है लेकिन हम भाषा में उलझ जाते हैं। रीति रिवाज रिचुअल्स देखें तो वहाँ कहीं कहीं कुछ कमी हो सकती है। अब मंदिर में दिया जले या चर्च में कोई जाकर कैंडल जलाए, हम दिए और मोमबत्ती के आकार में उलझ गए तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ध्यान देना होगा कि वो अग्नि का प्रकाश, उसका तेज दिए का, उसमें कोई अंतर नहीं। और प्रकाश देने वाला दिया हो या मोमबत्ती, वो भी कभी कोई भेदभाव नहीं करता है। बिल्कुल। थोड़ा सा मनन चिंतन, थोड़ा सा विश्लेषण, और विश्लेषण प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, पर वो भी जरूर करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी जो है ये किसी रिचुअल से संबंधित नहीं है, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप से संबंधित नहीं है। मेरी नजर में स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिट से रिलेटेड। स्पिरिट जिसको हम सोल कहें, जिसको हम आत्मा कहें, जिसको हम रूह कहें, अगेन ये डिफरेंट लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ही है। बहुत अच्छा। सृष्टि के रचनाकार ने सबको एक जैसा बनाया। किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, वर्ण व्यवस्था, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, स्त्री पुरुष, कोई भेद नहीं रखा बनाने वाले ने कोई भी। बिल्कुल। जो भेदभाव है हमारे मन के हैं, हमारे अज्ञानता के हैं। जब हम सत्य की गहराई में जाएंगे, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का सूर्य, उसका प्रकाश, उसके लिए हम अगर ईमानदार हैं उसके प्रति तो वो जरूर हमें मदद करेगा। कोई बहुत विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो जैसे बादल छट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान है। अगर हम भी संदेह, शंकाओं और भेदभाव के आवरण से मुक्त होकर सिर्फ स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे तो कोई भेद नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत अच्छा। अंत में एक आखिरी प्रश्न जो आपसे है, ये प्रश्न ये है कि आज समाज की जो दिशा और दशा है वो हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। श्योर। आज समाज, या मैं कहूँ कि ये प्लैनेट मतलब रहने के लायक नहीं रहा। तो मैं चाहूँगा कि अंत में आप मानवता के लिए एक संक्षेप में एक संदेश दें ताकि हम एक बेहतर मानव, एक बेहतर समाज का निर्माण हम कर सके। बिल्कुल संक्षेप में आखिर में। संदेश के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने हमें बहुत कुछ समझाया, सिखाया। क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन की रोजी रोटी की लड़ाई में, संघर्ष में हम उससे दूर हो गए। तो वापस हमें अपनी जड़ तक जाना होगा। जैसे बीज बोते हैं और वो वृक्ष या पौधा उगता है, उसकी शाखाएं फैलती जाती हैं। अब जब दिशा भ्रम की स्थिति होगी, मार्ग से विचलित हो जाएंगे, तो अपनी असलियत के लिए, अपने अस्तित्व को समझने के लिए उन शाखाओं को अगर अपना मूल जानना है, अपना उद्गम, अपना ओरिजिन, अपना सोर्स समझना है, तो उनको आगे नहीं बढ़ना, पीछे आना है और अपने मूल तक जाना है। हम भी इसी तरह से जो हमारी एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति है,
उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, उससे मिसलेड ना हो। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, डॉक्टर है उसको ट्रीटमेंट करना है, टीचर है उसको पढ़ाना है, हमें भी अपने काम करने हैं, लेकिन जो उसके पीछे भटकन है, एक हम कैरिड अवे हो जाते हैं, एकदम विवश होते हुए उसके लिए हेल्पलेस होके चले जाते हैं, वो ना करें। कहीं एक हल्का सा ब्रेक लगाएं, और वो ब्रेक ज़रूरी है। कार को गड्ढे में जाने से बचाना है तो ब्रेक होना ही चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समाज की स्थिति है, हम सच्चाई का, अच्छाई का, ह्यूमन वैल्यूज़ का, ह्यूमन वर्च्यूज़ का ब्रेक ज़रूर रखें अपने पास, और अपने आप को चेक करते रहें। जहाँ भी हम दिग्भ्रमित हुए, एकदम से समझना है कि नहीं, ऐसा ये गलत है। हमारे अंदर की कमी हमारे अलावा कोई नहीं पूरी करेगा। बहुत अगर हम अपना भला करना नहीं चाहते तो बाहर कितना भी अच्छा हो, भला नहीं होगा। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प से अपनी भलाई की तरफ अग्रसर होंगे, ईमानदारी से दिशा ढूंढेंगे, और तो हमारे अंतर्मन में जो शक्ति है, जो परम पिता परमात्मा की चेतना शक्ति है, जिसको स्पिरिट कहा, वो भी हमारी हालत से कहीं अनजान नहीं है। वो अवश्य हमें दिशा दिखाएगी। बहुत बढ़िया। चोर को भी मालूम होता है चोरी करना बुरा है, तो छुप के जेब काटता है। तो अब हमको ये करना है कि वो संदेश को समझें। राइटियसनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करें। आज एनवायरनमेंट का संकट है, अगर हम अतीत को भूल जाएंगे और भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो वही स्थिति होगी जो आज है। याद कीजिए, कितने त्रेता युग की बात है। रावण के राज्य में एक वैद्य था सुषेण, जिसको लक्ष्मण शक्ति के समय बुलाया गया लक्ष्मण जी के उपचार के लिए। उन्होंने भी हनुमान जी से कहा, संजीवनी बूटी चाहिए थी, आप पहाड़ लेकर आए हैं, इसको वहां वापस जाकर स्थापित कीजिए। मतलब एक जिसको हम राक्षस मानते हैं, उसके राज्य में भी एक व्यक्ति की सोच ऐसी थी। तो हम तो मनुष्य हैं, भगवान को मानने के लोग हैं, उसको सिर्फ शब्दों में नहीं माने, उसको आचरण में लाए। कर्म में कमी है, विवेक हमको परमपिता परमात्मा ने दिया, उसने कोई कमी नहीं की, और ये विवेक देकर उसने हमें हमारे जीवन का न्यायाधीश हमी को बना दिया है। हम चाहें तो अपने जीवन को सुंदर सुगंधित पुष्पों से सज्जित करें, या चाहें तो अपनी दुर्भावना के, अपने बुरे कर्मों से उसको कांटों से भर दें। ये हम पर है। बहुत बढ़िया। ये बात मैम, अभी आपने जो राइचसनेस की बात करी थी, तो राइचसनेस जो है अलग अलग ग्रंथों में मतलब है तो लगभग एक ही चीज, लेकिन लोगों के लिए एक ऐसा एक जो एक होता है ना कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स या एक 10 कमांडमेंट्स टाइप का, कि ये राइचसनेस है, मतलब उनको एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग का उनको ये एहसास नहीं होता है, और इस वजह से मतलब वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे में मतलब कोई आप ऐसा एक कैप्सूल नॉलेज कुछ ऐसा देना चाहेंगे कि मतलब डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में एक प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच मतलब क्या होनी चाहिए? बहुत पहले की बात है। एक बालक हुआ ध्रुव, आज भी सब उसको याद करते हैं। उसके पिता का नाम था उत्तानपाद। उत्तान का मतलब ऊपर, हायर, पाद का मतलब फीट, पैर। देखा जाए तो हम सभी उस कैटेगरी में आते हैं, हम में से कोई भी ध्रुव से कम नहीं है। और मेडिकल साइंस का ये मानना है कि बच्चा अपनी माँ के शरीर में जन्म से पहले उल्टी स्थिति में होता है। तो बताइए, हम सभी इसी स्थिति में हैं। सबका बर्थ का प्रोसेस सेम था। उत्तान ये है नहीं कि जीवात्मा है, आप समझिए, हम वही हैं। अब उसकी 2 पत्नियां, एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति जो नीति के अनुकूल है, धर्म, सत्य, न्याय, इसकी मर्यादा, इस कसौटी पर खरा हो। रुचि, वैसे तो रुचि होना अच्छी बात है, अच्छी चीज में रुचि हो तो हमें अच्छी दिशा में ले जाएगी। लेकिन उसकी स्टेप मदर सुरुचि ने क्या किया, स्वार्थ से प्रेरित हो गई। जब हमारी रुचि स्वार्थ से प्रेरित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी,
तो वो हमें दिशा बोध नहीं रहने देगी। उन्होंने ध्रुव से कहा, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठोगे, बेशक तुम राजकुमार हो, मेरा बेटा पिता की गोद में बैठेगा। तो वहाँ रुचि होने के बाद भी विचारों में प्रदूषण आ गया, दुर्भावना आ गई, बुराई आ गई। ये दोनों, अगर इसको हम टेंडेंसीज माने, इवल फोर्सेस, डिवाइन फोर्सेस, अच्छाई बुराई, ज्ञान अज्ञान, हमारे जिंदगी में ये दो रास्ते हमेशा होते हैं। अब अगर हम नीति, धर्म, न्याय इसके पथ पर चलेंगे, जो करने लायक है, जो करने योग्य है, उसके प्रति दृढ़ संकल्प रहेंगे, बहुत अच्छा। और बुराई से बचेंगे, ये यही करना, मुझे तो यही दो चीजें लगती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज आप हमारे साथ लाइफ एक्सप्रेस में जुड़ी, अपने बहुमूल्य समय निकाल करके, इसके लिए पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा कोई भी वक्तव्य पूरा नहीं होगा जब तक मैं ये और मुझे जिक्र पूरा नहीं विश्वास है करूंगी। कि जी। हमारे दर्शक आपके सकारात्मक विचार से पूरी तरह से लाभान्वित होंगे, और हम चाहेंगे कि आप पुनः हमारे लाइफ एक्सप्रेस स्टूडियो में पुनः आप आएँ और हमारे दर्शकों को एक नई दिशा उनको दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। LXP is delighted to felicitate Mrs. Manju Kundra with LXP Icon of India Award for her remarkable contributions to society. नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आपके बीच में आए हैं और आज भी हम आरोग्य के लिए कुछ टिप्स देने के लिए आए हैं, जिसमें आज घर घर हम देख रहे हैं थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। उसका एक घरेलू उपचार हम आपको बताना चाहते हैं, जिसमें आपने सुना होगा अमलतास का पेड़, जिसपे लंबी फली लगती है, पीले फूल लगते हैं। उसके पत्ते हम 2-3 पत्ते सुबह, 2-3 पत्ते शाम को चबा करके पानी पी सकते हैं, या पत्तों को तोड़ करके छाया में सुखा करके उसका पाउडर बना लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम ताज़ा पानी से आप लेंगे, उससे बहुत लाभ आपको मिलेगा थायराइड के लिए। और इसके साथ साथ थायराइड के लिए दूसरा है धनिया, जो घर में रोज़ आप सब्जियों में भी खाते हैं, चटनी भी बना के खाते हैं। तो हरा धनिया है तो उसका आप जूस बना कर ले सकते हैं सुबह शाम 1-1 कप। और यदि हरा धनिया नहीं है, आजकल जब बरसात के मौसम में हरा धनिया नहीं मिलता, और यह मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, तो उसके लिए हम सूखा धनिया ले करके 1 से 2 चम्मच उसका हम काढ़ा बना करके ले सकते हैं पानी में डाल करके। 4 कप पानी हम डाल लें, 2 कप जब बच जाए तो सुबह शाम 1-1 कप पानी उसका पी लें, या उसका पाउडर बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ताज़े पानी से लेंगे। तो आपका जो थायराइड है वो आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। इसमें 1-2 जो ग्रीवा शक्ति विकासक योग की क्रिया हैं, इसको आप साथ में करेंगे, या सिंहासन आप साथ में करेंगे, तो बहुत जल्दी आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं निवेश कितने प्रकार के होते हैं, निवेश की कैटेगरीज क्या हैं। तो हम बात करें निवेश की कैटेगरी, एक कैटेगरी कहलाती है निवेश की डेट। डेट का मतलब ये है कि आप जहां निवेश कर रहे हैं वहां आप उनको उधार दे रहे हैं पैसे, आप एक लेंडर हैं। और जैसे आप बैंक का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, या आप कोई बॉन्ड लेते हैं, या आप डिबेंचर लेते हैं, तो आप उस कंपनी को के लिए लेंडर हैं, और वो कंपनी या बैंक आपका बोरोवर है, तो वो आपको एक फिक्स रेट देंगे जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि आप किसी कंपनी के पार्ट ओनर बन रहे हैं, यानी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। तो शेयर्स क्या है, पार्ट ओनर हैं, तो आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको उसका लाभांश मिलेगा, उस लाभांश को हम बोलते हैं डिविडेंड। और कंपनी समय समय पर वो डिविडेंड देती है, और कई बार कुछ कंपनी किसी वर्ष हो सकता है कोई डिविडेंड ना दे, लाभ ना हो, और किसी वर्ष ज़्यादा लाभ हुआ तो ज़्यादा आपको लाभांश मिला। तीसरा निवेश का प्रकार है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी भी या तो कमर्शियल हो सकती है, या आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उस आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, और इसके अंदर आपको सही प्रॉपर्टी खरीदना, और उसमें थोड़ा समय भी देना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टी में। चौथा निवेश का प्रकार जो भारत में विद्यमान है काफ़ी और बहुत पॉपुलर भी है,
उसे हम कहते हैं गोल्ड में निवेश। तो गोल्ड में भी निवेश कई प्रकार से कर सकते हैं आप। ज्वेलरी में निवेश, आप गोल्ड के बार्स, गोल्ड कॉइन्स। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी को बहुत सारे विश्लेषक वो निवेश नहीं मानते। वो कहते हैं ये कंज्यूमेबल आइटम है, क्योंकि आप उसको बेचना भी नहीं चाहते हैं। तो जिस चीज़ को आप बेचेंगे प्रॉफिट में, और वो प्रॉफिट आएगा जिसके बेचने में कोई इमोशंस नहीं होंगे, तो उसे निवेश कहेंगे। तो गोल्ड बार्स हो सकते हैं, बट गोल्ड बार्स में उसकी प्योरिटी का प्रॉब्लम आता है। तो सबसे अच्छा है गोल्ड में आप निवेश करें। गोल्ड बॉन्ड्स जो सरकार निकालती है, और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, गोल्ड ETFs भी आ रहे हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वो एक बहुत अच्छा तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। तो ये 4-5 प्रकार जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे बात करते हुए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करिए, तो इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये लीगलाइज्ड नहीं है हमारे भारत में, और ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो हम आपसे बात करेंगे आगे, हम चर्चा इक्विटी मार्केट में शेयर्स की भी करेंगे कि शेयर्स को खरीदें तो किस तरह से खरीदें। शेयर्स में रिस्क है, लेकिन शेयर्स में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आपने एक अच्छी कंपनी का शेयर लिया है और आपने उसमें समय दिया है 3 या 4 वर्ष का। और जहाँ तक डेट की बात है, तो थोड़ा डेट भी ज़रूरी है हमारे एसेट एलोकेशन में। डेट में आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के PPF में निवेश कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं, जिसमें अभी 7.1% पर एनम मिलता है और जिसमें रिटर्न आपका पूरा टैक्स फ्री है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं NSC में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स अगर आप हैं 60 वर्ष से ऊपर, तो एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है जो गवर्नमेंट की है, जो आप बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसमें 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं एक बार में, और उसमें हर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक मंथली इनकम स्कीम है, उसमें एज का कोई बाध्यता नहीं है, वो कोई भी निवेश कर सकता है, उसमें हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के IK सेगमेंट में हिंदी अल्फ़ाबेट के दूसरे लेटर या दूसरे अक्षर आ के जरिए हम अगला ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे। जैसे अ से अनार नहीं और परिग्रह हमने सीखा था पिछले एपिसोड में, वैसे ही आज से आम नहीं बल्कि आज से हम सीखेंगे आत्मीयता। आत्मीयता को हम इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं, जिसका अर्थ है द एक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अवेयर ऑफ, बीइंग सेंसिटिव टू एंड एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग्स, थॉट्स एंड पेन्स ऑफ अदर्स। यानी जब आप अपने आपको दूसरे की स्थिति या परिस्थिति में रखकर देखते हैं तो वो आपकी आत्मीयता है। आप दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप दूसरों से चाहते हैं, तो वो भी आपकी आत्मीयता है। या और भी सारांश में कहूँ तो जब आप दूसरों को अपना समझने लगते हैं तो वो आपकी आत्मीयता है। आगे मैं बात करूंगा नवरात्र के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को लेकर, चूँकि नवरात्र का समय चल रहा है। अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट राइटर कर्मवीर सिंह, नवरात्र शब्द से 9 रात्रियों का बोध होता है। इस काल में आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा दिन से रात्रि पर्यंत की जाती है। भारतीय ऋषि मुनियों ने रात्रि को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माना है। यदि रात्रि का कोई वैज्ञानिक रहस्य न होता तो ऐसे विशेष उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिवस कहा जाता, किंतु दीपावली को दिन नहीं महारात्रि कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार अन्य महारात्रियों में होलिका महारात्रि और शिव महारात्रि भी महत्वपूर्ण हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है दैविक शक्तियों का रात्रि में अधिक सक्रिय होना, क्योंकि दिन में सूर्य की किरणें दैविक तरंगों को छिन्न भिन्न कर देती है। भारतीय मनुष्यों ने वर्ष में 2 बार विशेष रूप से नवरात्रों का पर्व मनाने का विधान बताया है। सर्वप्रथम विक्रम संवत के प्रारंभ के दिन से, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक नवरात्र निश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद शारदीय नवरात्र हर दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण व फलदायी माने गए हैं। इसका कारण है सौरमंडल में पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति
इन दिनों सूर्य से प्रक्षेपित तरंगें कोमल होती हैं और सात्विक तरंगों को अधिक छिन्न भिन्न नहीं कर पाती। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों नवरात्र ऋतुओं के संधि काल में आते हैं, जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि संधि काल में आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति व वातावरण दोनों मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण मनुष्य के शरीर की रासायनिक रचना में परिवर्तन होता है। यही कारण है कि इन 9 दिनों में व्रत करना हितकर है, क्योंकि व्रत करने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो हमारे स्थूल व सूक्ष्म दोनों शरीरों पर प्रभाव डालती है। यही नवरात्रों का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व है। आगे बढ़ते हैं हम अपने लैंग्वेज क्लास की ओर, जहां मैंने कहा था कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं लिंग्विस्टिकली, तो हम सिर्फ व्हाट सेंस में ही नहीं बल्कि वाई के सेंस में भी उस भाषा को सीखते हैं। और मैंने पिछले एपिसोड में 2 वर्ड्स लिए थे, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेटिव, और हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन के केस में हम मैं सिलेबल पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिव में आप देखें तो ज़्यादा स्ट्रेस हम फॉर के ऊपर देते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्यों हम इस तरह का डिफरेंस रखते हैं। तो आगे हम इसको लेकर के वर्ड स्ट्रेस रूल को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक स्लाइड आपको वर्ड स्ट्रेस होता क्या है उसको लेकर दिखाना चाहूँगा। As you see here, this slide of word stress, in which, first of all, the concept of stress has been defined as the degree of emphasis or loudness with which a syllable is pronounced in a word. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी syllable का जो निर्माण होता है वो है 3 रूपों में हो सकता है। या तो वो CVC होगा, या CV होगा, या VC होगा। अब जैसे कि हम एक ये वर्ड यहाँ पे ले रहे हैं बुक। अब बुक में हम देख रहे हैं कि एक सिलेबल है, ठीक है। वो क्या है? CVC। क्यों है CVC? क्योंकि जब हम बुक बोलते हैं तो उसमें 3 साउंड्स हैं, ब, देन ओ एंड देन क। तो ये 3 साउंड से बने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम CVC कह रहे हैं। और दूसरा जो एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह के वर्ड जहाँ पे कि 2 सिलेबल्स है, बी और फो, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो CV प्लस CV, यहाँ पे दोनों सिलेबल्स जो हैं वो CV फॉर्मेट में है। यानी पहला साउंड ब जो है वो कॉन्सोनेंट है और दूसरा साउंड ए जो है वो वॉवेल है। एंड द सेम अप्लाइज टू फो। अब देखते हैं जहाँ पे कि 2 से भी ज़्यादा सिलेबल्स किसी भी वर्ड में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन में 4 सिलेबल्स हैं, इन, फ, में एंड शन। और इसका स्ट्रक्चर जो है आपका ये VC, CV, CV एंड CVC। Similarly here in case of informative you see again 4 syllables are there, informative, VC plus CV plus CV plus CVC। तो एक बात तो साफ हो गई कि कोई भी इंग्लिश वर्ड जो है या तो एक सिलेबल का होगा या एक से ज़्यादा सिलेबल का होगा। अगर एक सिलेबल का होगा तो उसे हम मोनोसिलेबिक वर्ड कहेंगे, और अगर एक सिलेबल का होगा तो मोनोसिलेबिक हुआ, और अगर एक से ज़्यादा सिलेबल का कोई वर्ड है तो उसे हम पॉलीसिलेबिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बुक जो है, तो बुक आपका मोनोसिलेबिक वर्ड था, लेकिन वर्ड्स लाइक बिफोर, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, दे आर पॉलीसिलेबिक, ठीक है। अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि यदि एक सिलेबल का कोई वर्ड है जैसे बुक, तो वहाँ पे आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है।
कि किस सिलेबल पे बल दे, क्योंकि है यहाँ पे एक ही सिलेबल मोनोसिलेबिक में, तो उसमें आपका जो पिच जो है, लाउडनेस जो है, पहले आप हाई पिच से जाएंगे फिर लो पिच पे आ जाएंगे। बुक, बुक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जैसे कि बिफोर में 2 सिलेबल्स हैं, तो यहाँ पे अब हमें ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ ज़्यादा बल देना है। तो यहाँ हम बी पे ज़्यादा बल नहीं दे रहे हैं, फोर पे, बिफोर, बिफोर। उसी तरह से अब यहाँ पे आप देखें कि इंफॉर्मेशन में आप मैं पे ज़्यादा बल दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेटिव में हम मैं पे ज़्यादा बल नहीं दे रहे हैं, हम किस पे बल दे रहे हैं, फोर पे, जैसा कि ये एरो से दिखाया गया है, राइजिंग एंड फॉलिंग एरो से, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, ठीक है। देन वी शैल मूव ऑन टू कि वाई, ऐसा होता क्यों है, क्यों हम यहाँ पे मैं पे स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे फोर पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम रूल नंबर 1 देखेंगे अभी। सो लेट्स मूव ऑन टू रूल 1 ऑफ वर्ड स्ट्रेस। So, if we look at this word stress rule 1, it says that if a word ends with suffixes like tion, cian, sion, ic, ical, ial, tial, ment, then we have to put stress on the syllable before the suffix. And here are some examples. As you see in the first row, we have words which end with tion suffix, like application, examination, qualification. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्लू में जो हाईलाइटेड है सिलेबल्स, उन सिलेबल्स पे हमें ज़्यादा बल देना है, क्योंकि रूल ये कहता है हमें कि यदि ये सब सफिक्सेस हैं किसी भी वर्ड्स में, tion, cin, sion एट्सेट्रा, तो हमें इन सफिक्सेस के पहले जो सिलेबल्स आएंगे उनको हमें स्ट्रेस देना है, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई वी आर गिविंग स्ट्रेस ऑन syllables like के, एग्जामिनेशन नए पे, क्वालिफिकेशन में कई पे, ठीक है, बिकॉज these syllables come immediately before these suffixes like tion, cin, and the same rule applies to all these words which end with these suffixes. So थोड़ा हम इसका उच्चारण करके देखते हैं कि कैसे हम उन सिलेबल्स पे बल देंगे जो इन सफिक्सेस के पहले आए, ठीक पहले आए। तो इसलिए जो ब्लू हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, ब्लू हाइलाइटेड सिलेबल्स हैं, उन पे हमें ज़्यादा बल देना है। सो यू कैन हैव अ ड्रिल विद मी। एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रिशियन, म्यूजिशियन, politician, physician, grammatical, theoretical, philosophical, arrangement, encroachment, excitement, patriotic, scientific, ceremonial, industrial, official, essential, commission, admission, resistible, impossible, terrible. So this rule applies with these suffixes. So this is what we have for today. Tomorrow or in the next episode we shall learn word stress rule 2, in which we shall talk about some other rules in which we have to see where these stress will come. So thank you for now. तो आज के सत्र की समाप्ति हम यहाँ करते हैं इस आह्वान के साथ
कि हमें सेल्फ सेंट्रिक से सोसाइटी सेंट्रिक बनना पड़ेगा, क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि हम सब से बनता है। और इसीलिए समाज में आज बढ़ते सोशल केयर गैप को हमें कम करना होगा, ताकि we could live in peace and harmony with one another. So that's all for now. See you in the next episode 5 on 14th October. Jai Hind.